नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। मैं संदीप वर्मा भाटिया आश्रम की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपने मैथ के बारे में चर्चा करेंगे और मैथ के अंदर एक मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो अर्थमेटिक का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। अगर वो टॉपिक आपको आता है तो अर्थमेटिक के सभी टॉपिकों को आप आसानी से कर पाओगे। तो उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत, और आपने स्क्रीन पे देख भी लिया होगा। तो सबसे पहले मैं प्रतिशत के बारे में चर्चा करूंगा भी प्रतिशत होता क्या है। ऐसे नहीं है कि प्रतिशत आ जाए और आप बटा में 100 लगा दो। आपको प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं। अगर वो दो बातें अच्छे से आपको समझ में आ जाती है तो प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, बट्टा है, इन सभी टॉपिकों को आप आसानी से कर पाओगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रतिशत के अंदर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना आना चाहिए आपको। एक तो प्रतिशत को भिन्न में, ठीक है। और नंबर 2 भिन्न को प्रतिशत में। तो सबसे पहले मैं प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर रहा हूं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 10%, तो इसको भिन्न में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? 10/100, 1/10। और भिन्न को वापस प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 1/10 को वापिस 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 10%। ये दो बातें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। मैंने लिखा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% है। इसको मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा? 16 की 48 और 2 50/3, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100। 50 गुना 100 और आंसर आ जाएगा 1/6। जब आपको क्वेश्चन के अंदर 16 से 2/3% मिले तो आप उसको 1/6 लिखोगे, ठीक है। मैं लिखूं 1/6 है, इसको प्रतिशत में चेंज करो तो आप क्या करोगे? 1/6 को 100 से गुणा करोगे और आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%, ठीक है। अगर मैं लिखूं 33 सही 1/3%, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 99 और 100/300, 1/3, और 1/3 को वापिस प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 33 सही 1/3%। एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इनको प्रतिशत को भिन्न में क्यों चेंज करवा रहा हूं? क्योंकि बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो भिन्न से आसानी से होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने लिखा 16 सही 2/3%, तो आप बोलोगे इसका मान 1/6 होता है। मैंने लिखा 20%, तो उसका भिन्न क्या होता है? 1/5, ठीक है। अब देखो, अपने क्या करते हैं प्रतिशत के अंदर, कभी x मानते हैं या कभी 100 मानते हैं। लेकिन 100 मान लिया जाए और 16 से 2/3% हो तो 100 कटता नहीं है। इसलिए आप क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार ही कोई संख्या मानो ताकि वो पूरी पूरी कट जाए। तो यहां जैसे मैंने माना 5, इसका मतलब है वास्तविक संख्या। इसको क्या बोलते हैं? जो हर की संख्या है इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, या इसको प्रारंभिक संख्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक संख्या। तो
तो मैंने क्या किया, प्रारंभिक संख्या 5 मानी और 5 का मैं 20% ज्ञात करूं, इस 5 का मैं 20% ज्ञात करूं तो उसका मान 1 आएगा। 5 का 20% क्या होगा, 1। उसी प्रकार यहां मैंने संख्या क्या मानी है, 6, तो 6 का 16 से ही 2/3% अगर मैं ज्ञात करूं तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा 100%, तो 100% का मान क्या होता है, 1, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। मैंने लिखा 200%, तो 200% का मान क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो 100 से ज्यादा भी प्रतिशत आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 516 सही 2/3%, और मैंने कहा भी इसको आप भिन्न में चेंज कीजिए। तो आप क्या करोगे, 516 को 3 से गुणा करके 2 जोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना। आप क्या करोगे, इसको तोड़ लो। क्या मैं इसको 500% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 500% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 होगी और इसका मान 1/6 होता है, अभी निकाला था। तो 6 5 30 और 1 31/6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 31/6। इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। मान लो कोई एग्जांपल आ जाए, 7200 का 516 सही 2/3% ज्ञात करना है। तो आप अगर आपको आता है भी इसको हल कैसे करना है, तब तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या करोगे, आप 516 को 3 तक पढ़ोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर प्रतिशत हटाओगे, बटा में 100 लगा के। तो इससे अच्छा आप क्या करो, 7200 का 516 से 2/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 31/6 लिख सकता हूं। और ये 6 से कट जाएगा, 12 छिक्के 72 होते हैं। तो ये 1200 इंटू 31, 12 एकम 12, 2 जीरो लगानी है, 12 एकम 12, 12 तिये 36 और 1 37। ठीक है, 37,200 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको बोलूं 444 सही 4/9%, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 400% प्लस 44 सही 4/9। तो 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 होती है और इसका मान होता है 4/9, यानी 9 चौके 36 और 36 और 4 396 और ये हो गया 4, 400/900, 4/9 हो गया। तो 9 चौके 36 और 4 40 बटा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा आंसर। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 40/9 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको और बताता हूं मैं इसके अंदर घटाव की। जैसे कई बार घटाना भी पड़ जाता है, आपको क्या करना है, जैसे 64 है और 64 में से 31 सही 5/6 माइनस करना है। मैंने लिखा है यहां पे 100 है, 100 में से 50 सही 5/6 माइनस करना है। ठीक है, तो प्रतिशत में आएगा 64% या 31 सही 5/6%। तो माइनस कैसे करोगे, देखो 64 में से कितना घटाओगे, 31 नहीं घटाओगे, क्योंकि 31 से 5/6, 31 से संख्या क्या ज्यादा है, आप कितना घटाओगे, इसमें से 32 घटाओगे। 32 घटाया तो 32 बच गया, 5 और 6 का अंतर 1/6, इसका आंसर 32 सही 1/6 आएगा। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से मैं 50 नहीं घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, 51 घटाऊंगा, 51 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 49। 5/6 का अंतर 1/6, ये आ जाएगा। तो प्रतिशत के अंदर ये छोटी छोटी बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। ये बेसिक बातें थी और सिंपल सा क्वेश्चन है पहला। यदि a का 80%, b का 50% है तो b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। a का 80%, a का 80%,
बराबर में क्या है बी का 50%। ठीक है, यहां से आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो। अब देखो 0 से 0 कट गया, a इंटू 8 और b इंटू 5। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है वो बराबर है। जैसे मैं 3 इंटू 5 करूं बराबर में 5 इंटू 3 करूं तो 5 दिए 15 और 5 दिए 15 बराबर होगा। तो इसी प्रकार मैं यहां भी बराबर कर लेता हूं। a का मान तो मैं मान लेता हूं 5 और b का मान मान लेता हूं 8। देखो 8 5 40, 8 5 40 दोनों क्या है बराबर है। यहां से मेरे को a और b का रेशो पता चल गया। a का मान 5 है और b का मान 8 है। अब इसके अंदर रखते हैं, इसका मान चाहिए अपने को। तो b का मान क्या है 8 बराबर a का मान क्या है 5 का x प्रतिशत, तो x बटा क्या आ जाएगा 100। तो ये काटेंगे 5 दूनी 10, तो x का मान आ गया 8 दूनी 16, 160। सी आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन है और धीरे धीरे अपने अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x y का 50% है बराबर x प्लस y का 30% है, y x का कितना प्रतिशत है? x माइनस वाई इंटू 50% बराबर x प्लस वाई इंटू 30%। तो देखो प्रतिशत हटाऊंगा तो बटा में 100 लगाऊंगा, यहां भी प्रतिशत हटाऊंगा तो बटा में 100 लगाऊंगा। 100 से 100 काटने के बजाय मैंने प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल है वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस वाई का मान 3 ले लेते हैं और x प्लस वाई का मान अपने 5 ले लेते हैं। तो 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 5 15। तो यहां से आपको x माइनस वाई बराबर में 3 और x प्लस वाई बराबर में 5, इनकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो ये कट गया, ये आ गया 2x बराबर में 5 और 3 8। x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का योग 5 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो आपको y x का कितना प्रतिशत है। अब कार किसके साथ लगाया, x के साथ लगाया, तो आप क्या करोगे, जिसके साथ में कार लगा होता है उसको बटा में रख लो। y का प्रतिशत मान निकालना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यानी y बटा x इंटू में 100। और y की वैल्यू क्या है 1 है और x की वैल्यू क्या है 4 है। तो इंटू में क्या आ जाएगा 100 और आंसर आ जाएगा 25%। ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 18% 76 के 12% के बराबर है। किसी संख्या का 18%, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। कोई संख्या मान लो x, उस संख्या का 18%, तो 18 बटा में 100 कर दो। किसी संख्या का 18% है 76 के 12% के बराबर है, 76 के 12% के बराबर है। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और यह आ जाएगा 25 और 25 दूना क्या आ जाएगा 50। x की वैल्यू क्या आ गई 50। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C की आय B से 20% अधिक है और B की आय A से 25% अधिक है, तो C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है, ये करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको
एक छोटी सी बात बता देता हूं, जैसे आपको A अनुपात B दिया जाए और A अनुपात B दिया 3:2, ठीक है, और आपको दे दिया जाए B अनुपात C और 3:4, आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो देखो क्या करना है, पहले आप A अनुपात B का मान रख लो। A अनुपात B का मान क्या है 3:2, B अनुपात C का मान क्या है 3:4, और एक साथ अनुपात निकालेंगे। तो इस लाइन के अंदर देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दो, यहाँ पे 3 है तो आप क्या लगा दो 3। क्या आएगा 3 3 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी ये तीनों का अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर करेंगे अपने, पहले अपने A और B का अनुपात निकालते हैं। C की आय B से, C की आय है वो B से, B और C का अनुपात निकालते हैं। C की आय B से 20% अधिक है। C की आय B से अगर B का मान 100 है तो C का मान क्या होगा 120, और अनुपात आ जाएगा अपने पास 5:6। B की आय A से, B की आय A से 25% अधिक है। B की आय अगर A का मान 100 है तो B का मान क्या होगा 125, 25 चौके 100 और 25 पांजे 125। अब अपने क्या करते हैं, पहले अनुपात निकाल लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C। A और B की वैल्यू क्या है 5:6, नहीं, B और C की वैल्यू है A और 4:5, और B और C की वैल्यू क्या है 5:6। तो इसमें तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अनुपात आ जाएगा 4:5:6। A से कितने प्रतिशत अधिक है, C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 4 से 2 कितना अधिक है, ये C की आय, तो आप बोलोगे 2 अधिक है। और प्रतिशत वृद्धि और कमी हमेशा प्रारंभिक मान पे निकाली जाती है। प्रारंभिक मान क्या है 4 है, और इनटू में क्या लगा देंगे 100, 25 गुना क्या आ जाएगा 50%, और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, यदि 24 कैरेट सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो 24 कैरेट सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाता है 24 कैरेट सोने को, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो देखो जब अपने प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो इनटू में 100 लगाते हैं और बटा में क्या लगाते हैं टोटल। तो 22 कैरेट का प्रतिशत निकालना है और किसके सापेक्ष 24, इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो इसको अपने काट लेते हैं, ये कितना आएगा 4 5 20, 4 6 24, ये आएगा 25, 25 को गुणा करेंगे 25 गुना 50, 25 गुना 50 और 5 55, बटा में क्या आएगा 6। तो 6 नीम 54, 6 नीम 54, और कितना बच गया ये 1 0, 6 एकम 6 यानी 4/6, 2 और ये आएगा 3, यानी 91 से ही 2/3% क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, आंसर होगा बी। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 30% से घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो मैं आपको पहले बेसिक इसका फंडामेंटल बता देता हूं। मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूं, जैसे आयत की लंबाई और ये है चौड़ाई और ये होता है क्षेत्रफल ए। आयत की लंबाई के अंदर मैं बोलूं एक आयत की लंबाई है और लंबाई के अंदर 20% की वृद्धि करे तो एक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करे और चौड़ाई में
10% की कमी करे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब है कि प्रारंभ के अंदर लंबाई थी वो 5 थी और 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब वृद्धि हुई है 1 की, तो अब अंतिम लंबाई कितनी होगी 6। चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है 10% को कम किया है 1/10, कम किया तो मैं माइनस का लगा देता हूं। चौड़ाई कितनी है 10 है, 1 की कमी की कितना हो गया 9। तो पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल 6 × 54, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है 50 से 54, 4 की वृद्धि हुई है। 4 बटा में प्रारंभिक मान क्या आएगा 50 और इंटू में क्या आ जाएगा 100। 4 दूनी 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके अंदर ये पूछ लूं आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब आपको बताइए इसको क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। तो प्रारंभिक लंबाई 6 आएगा, 1 की वृद्धि की अंतिम लंबाई 7 आएगी। इसका मान होता है 1/5। तो चौड़ाई प्रारंभ में कितनी थी 5 थी, कमी हुई है चौड़ाई की तो 4 हो गया। क्षेत्रफल 6 × 5 = 30, पहले 30 था, अब कितना हो गया 7 × 4 = 28। क्षेत्रफल में क्या हुआ है कमी हुई है, कितने की 2 की, 2 बटा में क्या आएगा 30, इंटू में क्या आएगा 100। ठीक है, तो 20/3, 6 से ही 2/3% क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कमी हुई है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार इसमें है, अब एक वृत्त आ जाए या वर्ग आ जाए, तो सबसे पहले तो आप देखो भी ये निर्भर किस पे है। तिरजा की बात कर रहा हूं, तिरजा है 30%, घटाई है तो 30% को क्या लिखोगे 30/100 लिख लो, यानी 3/10 आ गई। तिरजा पहले कितनी थी 3 थी, बाद में तिरजा कितनी होगी 7। पहले तिरजा कितनी थी 3 थी, बाद में तिरजा कितनी होगी 7। अच्छा घटा दी गई, पहले थी 10 और 3 घटा दी कितनी बच गई 7। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। पाई तो क्या है कांस्टेंट है, तो पाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो केवल अपने r लेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा 100 था पहले, बाद में 49 हो गया। क्षेत्रफल में क्या हुआ है कमी हुई है, कितने की कमी हुई है 51 की कमी हुई है। प्रारंभिक मान क्या है 100 है और इंटू में प्रतिशत निकालने के लिए भी 100 से गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा इसका 51%। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वर्ग में करेंगे तो भी वर्ग में क्या होता है भुजा की स्क्वायर होता है। जैसे मैं आपको बोलूं वर्ग की भुजा के अंदर 40% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, तो 40 का मतलब है 2/5। पहले भुजा कितनी थी 5 थी, बाद में भुजा कितनी होगी 7। जब भुजा 5 थी तो क्षेत्रफल था 25 और जब भुजा 7 है तो क्षेत्रफल हो गया 49। क्षेत्रफल में क्या हुआ है वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 24 की वृद्धि हुई है। वृद्धि का प्रतिशत किस पे आएगा प्रारंभिक मान पे, इंटू में क्या आ जाएगा 100। 25 चौके 100 और 24 चौके 96% आ जाएगा। ठीक है, यानी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप फ्रैक्शन में करके और उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है और इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब आयतन की बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h). पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h). देखो बेलन की जो ऊंचाई है वो है 15% बढ़ा दी गई, तो
क्या मैं इसको 3/20 लिख सकता हूं? बढ़ाया तो मैंने प्लस लगा दिया। इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, आर को 10% घटाया जाता है 1/10, तो माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करना है। एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका, एक होता है कुल क्षेत्रफल। मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, हो सकता है आयतन के बारे में पूछा जा सकता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr(h). अब देखो इसमें से अपने को 2 और पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या मान लेंगे? केवल r और h लेंगे, गुणा ही करना है। पहले r देखो, r का मान कितना था? प्रारंभ में r का मान था 10, एक की कमी होगी तो r का मान, अंतिम मान क्या होगा r का, यानी त्रिज्या 9। h देखो प्रारंभ में कितनी थी? 20, ऊंचाई थी 20, 3 की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 23, यानी ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 9 3 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई है? 200 से 207, कितने की वृद्धि हुई है? 7 की वृद्धि हुई है। और वृद्धि का प्रतिशत किस पे निकालते हैं? प्रारंभिक मान पे, इनटू में क्या कर देंगे? 100, तो ये आ जाएगा 3.5% की वृद्धि हुई है, यानी इंक्रीज हुई है। बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, यदि एक घन की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए एवं ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो आयतन में आए प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल यहां से हल करेंगे। देखो 10% बढ़ा दिया गया, तो क्या मैं इसको 1/10 लिख सकता हूं? बढ़ाया है तो मैंने प्लस लगा दिया। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर में v। तो लंबाई की बात हुई है, पहले लंबाई थी 10, बाद में लंबाई कितनी होगी? 11। चौड़ाई की बात की 20% घटा दी गई, 20% को क्या लिखेंगे? 1/4, 1/5 घटा दी गई, माइनस लगा दो। प्रारंभ के अंदर जो चौड़ाई थी वो थी 5 और 1 घटा दी, कितनी बच गई? 4 इंटू ऊंचाई देखो 30% घटा दी, तो 30/100, तो ये आ जाएगा 3/10, घटा दी गई, माइनस लगा दो। प्रारंभ के अंदर 10 थी, 3 घटा दी, कितनी बच गई? 10 में से 3 गए 7। ठीक है, अब देखो पहले आयतन कितना था? पहले आयतन था 10 इंटू 10 100, पहले आयतन था 500। अब आयतन, अब 11 चौके 44, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 7 तक ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 2 30, 308। ठीक है, अब देखो आयतन पहले कितना था? 500, बाद में कितना हो गया? 308। आयतन में क्या हुआ? कमी। अच्छा, कमी कितने की हुई है? माइनस कर दो, माइनस करें 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और यहां बच गया 9 और 4 में से 3 गया 1, बटा में 500 और इनटू में क्या आएगा? 100। 2 0 से 2 0, 5 दिए 15, 4 2 5 8 40 और 5 चौके 20, यानी 38.4% की क्या होगी? कमी होगी आयतन में, 38.4% की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना बताया था, वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 16 से 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6। क्या होगी? 1/6। अब देखो क्या कह रहा है, प्रारंभिक मान 6 है और 6 में 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया, तो 16 से 2/3% का मान क्या होता है? 1,
यानी 6 में कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो वो संख्या कितनी बन जाती है, 7। प्रारंभिक संख्या थी 6 और 6 का 16 से 2/3% मान होता है 1 और 1 इसमें जोड़ दिया तो वो 7 बन जाती है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं बनती, 4956 बनती है। 1 का मान निकालिया, 7 7 49, 0 7 8 56। आपको मान पूछा है प्रारंभिक मान यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, 6 है। 6 से गुणा करेंगे, 8 6 48। आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इस बार घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 6 से 2/3% है, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, 6 की 18 और 2 20/3 इंटू में क्या आ जाएगा 100 5 यानी 1/15 आ जाएगा। ठीक है, अब घटाना है। वास्तविक संख्या क्या है 15 यानी प्रारंभिक संख्या है 15, 1 घटा दिया तो अंतिम संख्या कितनी होगी 14। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, घटाने पर संख्या 5670 बन जाती है, 5670 बन जाती है। तो 14 की वैल्यू क्या है 5670, 1 की वैल्यू क्या आएगी 14 का भाग दे दो, 14 3 42, 14 चौके 56, 0 14 5 70। मान चाहिए वास्तविक संख्या यानी 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 15 5 75 और 15 चौके 60। आंसर आ जाएगा 6073। बी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अगर फ्रैक्शन आपको आ जाए प्रतिशत को भिन्न में चेंज करके, तो ये टॉपिक आसान बहुत है। अगर आपकी पकड़ प्रतिशत पे हो जाती है तो प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, लाभ हानि है, ये सभी टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगा। बिना किसी फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस सभी में एक ही कंसेप्ट रहेगा। जब भी प्रतिशत देखे उसको भिन्न बनाओ और भिन्न बनाने के बाद में क्वेश्चन हल करो, और मैं सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा। मैं अभी प्रतिशत टॉपिक लेके आया हूं, उसके बाद में धीरे धीरे सभी टॉपिकों का विश्लेषण करेंगे अपने, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो देखो, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मैं 2 डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, वेन आरेख। तो ये तो बना देते हैं अपने। 30% छात्र है केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, ठीक है। और ये बना देते हैं 20% केवल हिंदी, ठीक है। अब देखो, केवल कई बार लगा होता है, कई बार नहीं लगा होता। 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 60 विद्यार्थियों के कक्षा में टोटल कितने हैं, 60 है। अब 60 का मैं 30% ज्ञात करूंगा तो 6 ये 18 आएंगे, और केवल के अंदर केवल ये भाग आता है, जो मैं ये साम सा बना रहा हूं, केवल ये भाग आएगा केवल के अंदर बस। और अगर केवल शब्द नहीं होता तो ये पूरा वृत्त आता। तो 30% है मतलब 60 है, तो 60 संख्या यहां आएगी, ठीक है। और 20% केवल हिंदी में है, तो 60 का 20% 6 दूनी 12, और ये 12 केवल है, क्या है, केवल। तो ये जो पार्ट है वो केवल का है। अब अपने पास क्या बच गया, बीच वाला पार्ट बच गया। टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, 60 है। उसमें से केवल अंग्रेजी और केवल हिंदी की संख्या उन्होंने ज्ञात कर ली। अब ये वाला पार्ट है वो कितना बच गया, तो 18 और 12 30, तो शेष कितना बच गया 30, ये आ जाएगा 30। आपसे क्या पूछा है
कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कितने छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, मैंने पूछा कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं तो देखो ये 18 है ना, वो ऐसे छात्र है जिनको केवल अंग्रेजी आती है। हिंदी बोलने वालों की संख्या एक तो ये है, इनको हिंदी आती है। ये 30 है ना, इनको भी हिंदी आती है, अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है। तो मैंने ये बोला भी हिंदी बोल सकते हैं, ये नहीं बोला भी केवल हिंदी। केवल हिंदी तो 12 थी। अब देखो 12 तो ये है जिनको केवल हिंदी आती है, 30 ये भी है जिनको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। हिंदी तो आती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय व भैंस नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं उसी तरीके से। दो मैं वेन डायग्राम बना लेता हूं। ये है भैंस का और ये है गाय का। ठीक है, 60% परिवारों के पास एक गाय है। अब मैंने केवल नहीं लगाया, ये ध्यान रखना। अगर मैं केवल लगाता तो इसकी बात होती केवल। अगर मैं केवल लगाता तो केवल इसकी बात होती, लेकिन केवल नहीं है, तो यहां पे क्या है 60%। 30% परिवारों के पास एक भैंस है, यानी ये केवल नहीं है तो ये पूरा है। और 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, यानी 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय भी है और भैंस भी है, दोनों है। तो ये वाला पार्ट है, ये है दोनों के लिए। अब देखो ये टोटल है 60। मैं आपसे पूछूं कि केवल कितने प्रतिशत परिवारों के पास भैंस है। केवल शब्द लगाया मैंने, तो केवल का मतलब है, केवल का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला। टोटल 60 है, 15 गए, कितने बच गए 45। ठीक है, केवल कितने प्रतिशत परिवारों के पास गाय है, टोटल है 30, तो 15% यहां होगी। ठीक है, अब देखो मेरे को ये बताओ कि 45% तो परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, भैंस है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, गाय है। और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। तो 15 और 15 30 और 40 70 यानी 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई पशु है, या तो गाय है या भैंस है या दोनों है। ठीक है, यानी दूध के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। अब देखो 75% परिवारों के पास गाय है, भैंस है या दोनों है, तो ऐसे कितने प्रतिशत परिवार है जिनके पास न गाय है, न भैंस है, न दोनों है, तो आप बोलोगे 25%। अब 96 परिवार है, कुल कितने परिवार है, 96 परिवार है। तो 96 परिवार में से 25% निकाल दो, 25 का 1/4 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24, 72, 24 चौके 96, यानी 96 परिवार है, उसमें से 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय है, न भैंस है, न दोनों है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट नए टाइप का क्वेश्चन है। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। देखो दो टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूं मैं। प्रारंभ में वो क्या बोल रहा है, 5% नमक है। नमक कितना है 5%, तो इसको मैं 1/20 लिख सकता हूं। नमक और पानी का मिश्रण है। प्रारंभ में टोटल मिश्रण 20 था,
5% नमक है, ठीक है। 20 में से नमक कितना है, 20 में से नमक कितना है 1, तो पानी कितना बच गया, आप बोलोगे 19। फिर वो क्या कह रहा है, 20 घोल में से 20 लीटर पानी को क्या कर दिया, वाष्प कर दिया। पानी को वाष्प कर रहे हैं, पानी को वाष्प करेंगे तो क्या नमक की मात्रा में कोई परिवर्तन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नमक जितना पहले था उतना ही है। तो अब नमक की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। कारण पानी के वाष्प होने के कारण पानी में नमक उतना ही है, लेकिन पानी के वाष्प होने के कारण नमक का प्रतिशत मान बढ़ गया। तो प्रतिशत मान हो गया 15%। 15/100 करेंगे तो ये आएगा 3/20। टोटल 20 है, उसमें से 3 क्या है, नमक है। तो पानी कितना है, 17। ये मैंने प्रारंभिक और अंतिम अनुपात निकाल लिया। अब देखो, नमक प्रारंभ में 1 था, पानी 19। नमक प्रारंभ में 3 था, पानी 17। मिश्रण के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कौन से मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहां 2 मान है, एक है नमक है, एक है पानी है। तो मेरे को ये बताओ, नमक को न तो निकाला है न उसके अंदर डाला है, पानी को डाला नहीं है लेकिन निकाला गया वाष्प के कारण। तो इसका मतलब कांस्टेंट जो वैल्यू है वो नमक की है। नमक जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। तो नमक का मान क्या कर लेते हैं, अपने बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए मैं इसको 3 से गुणा करूंगा, तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा। 19 ये 57 हो गया, ये है 17, ये है नमक 3 और बाद में भी कितना है, 3 है। ये अनुपात हो गया। अब आपको जो मान दिया 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, ये किसका मान है, देखो नमक 3 था, पानी 57, नमक 3 था, पानी 17। इसका मतलब पानी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 57 से 17 कितना कम हुआ, 40। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 कम हुआ है। एक का मान क्या आ जाएगा, 20/40 इंटू में क्या आएगा, 100। ठीक है, 0 से 0, ये हो जाएगा 2। आपसे पूछा क्या है, अच्छा 100 नहीं, आपसे पूछा है प्रारंभिक मात्रा पूछी है ना। तो 40, एक का मान आ जाएगा 20/40 इंटू में प्रतिशत नहीं निकालना। आपसे पूछा है कि प्रारंभिक घोल की मात्रा, तो प्रारंभिक घोल का मतलब है 57 तो है पानी, 3 है नमक, यानी 60 का मान पूछा है। तो 0 से 0, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 30। आंसर आ जाएगा 30 लीटर। प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी है, 30 लीटर। एक तो ये तरीका है जिसमें मैंने आपको सभी बातें बता दी कि क्या अलग किया है, क्या कांस्टेंट है। अब देखो, आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जिसमें इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं करनी पड़ेगी। जब भी मिश्रण का क्वेश्चन आए तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। जैसे मैंने लिखा L इंटू बी बराबर ए, ये होता है आयत की लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल है। मैंने क्या किया, लंबाई ली 20 और चौड़ाई ली 5, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100। अगर मैं लंबाई को घटा के 5 कर दूं, आप बोलोगे चौड़ाई है वो 20 करनी पड़ेगी और क्या हो जाएगा, 100। यानी 20 से 5, लंबाई को मैंने 20 से 5 किया तो आप बोलोगे चौड़ाई को 5 से 20 करना पड़ेगा। लंबाई 20 से 5 की है तो चौड़ाई 5 से 20, यानी एक के मान में कमी हुई है तो दूसरे के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक का मान घटेगा, दूसरे का मान बढ़ेगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर जो नमक का जो प्रतिशत है, यानी नमक का जो प्रतिशत है ना, वो नमक का प्रतिशत इनटू में टोटल क्वांटिटी। ये टोटल क्वांटिटी है, उसका मैं प्रतिशत निकालूंगा, वही तो मान आएगा। जैसे टोटल क्वांटिटी है, उससे पहले मैंने निकाला, फिर मैंने बाद में निकाला नमक का प्रतिशत। तो नमक का जो प्रतिशत है वो कितना हो रहा है, इन दोनों का मल्टीपल है, वो फिक्स है। नमक का जो मान है वो क्या है, फिक्स है। तो देखो नमक का प्रतिशत कितना है, पहले 5%, बाद में कितना हो गया, 5 से 15 हो गया। इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी 15 से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 से 5 हो जाएगी।
टोटल क्वांटिटी कितने कम हो रही है 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कितना कम हो रहा है 20। एक का मान क्या आ गया 2, एक का मान 2 आ गया, ये प्रारंभिक है तो 2 का 15% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, केवल और केवल 2 लाइनों में इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में देखना है किसका मान कांस्टेंट है, उसका उल्टा करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में देखा अभी पानी को वाष्प कर रहे हैं, तो जैसे ही मेरे को पता चला कि पानी को वाष्प किया जा रहा है तो नमक है उसका प्रतिशत 5% से कितना हो रहा है 15% हो रहा है। तो मेरे को पता चल गया भी जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 15% से 5% होगी। यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत की कमी की 10 की, क्वेश्चन कह रहा है 20 की, 1% का मान 2, प्रारंभिक पूछा है तो 15 दूनी 30। ये तरीका रहेगा इन क्वेश्चनों को करने का, ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसके आगे मैं 2 क्वेश्चन आपको ऐसे और करवाता हूं। एक क्वेश्चन ये रहा, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चेक करना है कि किसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे 90% पानी है, 12% पानी रह जाता है। जब भी तरबूज है, फल फ्रूट के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा पानी क्या होता है सूखता है। तो इसका मतलब है भी पानी कांस्टेंट है या उसका छिलका कांस्टेंट है। पानी पहले से कम हुआ, तरबूज के अंदर बीज है, गिरी है, छिलका है, वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ऐसे नहीं है भी कुछ समय बाद उसमें से बीज कम हो जाएंगे या छिलका कम हो जाएगा। तो आपको एक बात पता चल गई कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे पानी तो नहीं है छिलका है। तो जिस कांस्टेंट वैल्यू है ना, जिसका मान नियत है, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करे, उसका प्रतिशत लिख लो। तो छिलका है, छिलका प्रारंभिक कितना देखो 12%, 90% पानी है तो छिलके का प्रतिशत होगा 10%। बाद में 12% पानी रह गया, इसका मतलब 88% क्या है छिलका है। टोटल क्वांटिटी निकालेंगे तो आप बोलोगे 88% इंटू 88 से क्या हो जाएगा 10%। प्रारंभ में 88% टोटल क्वांटिटी है, बाद में 10, आपको 50 किलोग्राम रह जाता है। ये मान कब दिया गया है सूखने के बाद। तो 10 की वैल्यू दी है 50, तो एक का मान क्या आ जाएगा 10 5 50, 5 आ गया। आपको 88 का मान निकालना है तो 88 से गुणा कर दो, 8 5 40 और 4 44, यानी 440 केजी का तरबूज था। यानी प्रारंभिक वजन है वो 440 केजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको इसी प्रकार का, अच्छा क्वेश्चन है। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 73% ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ताजे फलों में 68% पानी है, प्रारंभ में बताओ भी। देखो फलों के अंदर एक तो बात फिक्स होगी, पानी कांस्टेंट नहीं होता, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है छिलके की। तो जो छिलका है उसका प्रारंभिक मान देखो 68 है, तो इसका मतलब 32% हो गया, और 20% पानी है, इसका मतलब छिलके का मान 80% है। टोटल जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 80% से 32%। ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। अब देखो 73% ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ये 75 नहीं आएगा, इसके अंदर 73 किलो आएगा, 73 किलो आएगा, यहाँ पे प्रतिशत नहीं है। 73 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब देखो ताजे का मतलब है प्रारंभिक मान और सूखे का मतलब है सूखने के बाद, यानी प्रारंभ से बाद की स्थिति, यानी अंतिम मान हो गया। ये प्रारंभिक मान है, ये अंतिम मान है। मेरे को तो 73 किलो ताजे फलों किसका मान दिया है, प्रारंभिक मतलब 80% की वैल्यू दी है। 80% का मान 75 है, 1% का मान 75/80 और इंटू
32% का मान निकालना है तो 8 चौके 32 आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 15 पांजे 76, और 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 30 केजी। यानी 75 किलो अगर ताजे फल है तो सूखे फल कितने होंगे, 30 किलो होंगे, 30 केजी हो जाएगा। ठीक है, फिर बता देता हूं, ये 3 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिश्रण पे क्वेश्चन आते हैं। 68% पानी है तो छिलके का मान होगा 32%, 20% पानी रह गया तो इसका मतलब छिलके का मान 80%। तीनों क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करवाया है, सबसे पहले उसका मान लिखा है जो कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके बाद में टोटल क्वांटिटी निकाली, यानी इसका रिवर्स रेशो निकाल लिया। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा, पहले 16 महीने में कार खरीदने की बात चल रही थी, बाद में बात चली 14 महीने में, तो मैंने क्या किया, 100 नहीं माना, मैंने माना कार का जो रेट था वो 112 रुपए। क्यों, क्योंकि 16 और 14 का एलसीएम 112 है, मैं एक ऐसी संख्या मानता हूं जो पूरी कट जाए। तो देखो 16 7 112 होते हैं, अगर 16 महीने में कार खरीदना चाहता है तो एक महीने की वह 7 रुपए की क्या करेगा, बचत करेगा, और अगर 14 महीने में खरीदना चाहता है तो एक महीने की बचत कितनी करनी पड़ेगी, 112 रुपए की कार है, 16 महीने में खरीदना चाहता है तो एक महीने में 7 रुपए बचाने होंगे, और अगर 112 रुपए की कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो कार खरीदने के लिए उसको एक महीने में 8 रुपए की बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि 14 8 112 होते हैं, 8 रुपए के हिसाब से 14 महीने में 112 रुपए की कार आ जाएगी, और 7 रुपए के हिसाब से 16 महीने में आएगी। तो बचत पहले 7 रुपए की थी, अब 8 रुपए की है, बचत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कितने की, 1 की। 1 बटा में प्रारंभिक मान 7 इंटू में 100, तो आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपका सहयोग रहा तो आगे की क्लास में फिर लेके आऊंगा, इसी 16 नंबर क्वेश्चन से आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अपने इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।